साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडपाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब देखिए, ईडी के मामले में दोस्तों जो कुछ होना था वो तो हो ही रहा है, लेकिन अब साथ के साथ बाकी मामलों में जो मुश्किलें हैं ना, वो भी धीरे धीरे उसमें घिरती चली जा रही हैं। आपको अभी मैं एक साथ दिखाऊंगा दोस्तों कि कैसे 3 झटके उनको लग रहे हैं। बिल्कुल लेटेस्ट खबर आपको दिखा रहा हूं। और एक चीज और दिखाऊंगा दोस्तों, आज मैं बड़ा रिसर्च करके आया हूं। दरअसल ईडी के दस्तावेज छीनने के मामले में ईडी ने जो आरोप लगाए हैं ना, उसमें 17 अपराधों की चर्चा की गई है। 17 अपराध। फिर मुझे लगा कि ये कैसे हो गया कि सीधे मुख्यमंत्री के नाम पर उनके खिलाफ अगर 17 अपराध उसके दावे कर रही है, ईडी तय कर चुकी है, ये बता दे रहा हूं। और ईडी को बाकी संस्थाओं जैसा समझने की भूल मत कीजिए। ईडी के पास इतना अधिकार है दोस्तों कि वो जाकर सीधे गिरफ्तारी कर सकती है। इतना अधिकार है। अगर ईडी गिरफ्तार नहीं कर रही है तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ बड़ी वजह जरूर होगी। उसे पता है, मेरे पास तो सबूत है भैया, मैं तो जब चाहूं। लेकिन जो 17 अपराध तय किए गए हैं दोस्तों, उस बात को समझना जरूरी है। जो साफ साफ दिख रहा है। अब मेरे मन में एक सवाल उठा कि अगर कोई भी अपराध सिद्ध हो जाता है, जो होना है, ओपन एंड शट केस है, तो ममता बनर्जी को कितने साल की सजा हो सकती है। आज मैंने दोस्तों जरा पूरा रिसर्च करने के बाद एआई की भी मदद ली। एक एक जो कानूनी धारा है ना दोस्तों बीएनएस की, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। अब तो बस एक ही चीज है, सुप्रीम कोर्ट में कब सुनवाई होगी, यह भी बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है। और आखिर क्यों हो रहा है, इसका भी जवाब दूंगा। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट करने से हमारी ताकत बढ़ती है दोस्तों। और साथ ही एक अच्छी तस्वीर आज की भी दिखाता हूं दोस्तों। हर्ष की बात, एक हमारे अभी दोस्ती हुई है, बातचीत हुई। हर्ष कुमार जी हमारे स्टूडियो आए और हमने उनको अपनी पुस्तक संघ की अनसुनी कहानियां भेंट की। और मैंने धन्यवाद कहा कि आपने समय दिया, अच्छा है, लोगों से मिलना जुलना और एक विचारधारा से भी हम जुड़े हैं। तो मेरा निवेदन है दोस्तों कि अगर आपके पास भी अगर संघ की अनसुनी कहानियां नहीं पहुंची है तो ऑनलाइन से आप ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। और अगर फिर भी दिक्कत हो रही हो तो मुझे मैसेज कर दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, मैसेज कीजिए तो मैं प्रकाशक से भी कनेक्ट कर दूंगा, नहीं तो। और अगर बल्क में लेना चाहें तो जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, आपसे जरूर कहूंगा, फोन मत कीजिए इस नंबर पे, सिर्फ मैसेज कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला झटका दिखाता हूं ममता बनर्जी को। इस बात को पढ़ लीजिए, खबर को क्या लिखा है। मुर्शिदाबाद में बीएलओ के सुसाइड मामले में टीएमसी कार्यकर्ता गिरफ्तार, आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। अब आप जानते हैं ना, बीएलओ को लेकर के कितना बड़ा मुद्दा बनाया ममता बनर्जी ने कि पश्चिम बंगाल में बीएलओ बहुत मानसिक दबाव में है, उनके साथ प्रताड़ना हो रही है। क्यों भाई? काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर काम का प्रेशर है तो उसको कम कीजिए, बढ़ाइए और लोगों को लगाइए, इंसेंटिव दिया जा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि इतना काम नहीं है कि अननेसेसरी प्रेशर लेने की जरूरत पड़े। लेकिन फिर भी घटनाएं तो होती है ना दोस्तों। अब देखिए ना, एक और बीएलओ शनिवार देर रात पैकमरी 4 कृष्णपुर बॉयज प्राइमरी स्कूल में बीएलओ, उन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। पुलिस ने जांच की। जानते किसकी गिरफ्तारी हुई? टीएमसी के कार्यकर्ता नेता, उसकी गिरफ्तारी हुई है। अब आप सोचिए क्या मामला है, जरा मैं आपको बताता हूं। ये जो मुर्शिदाबाद में तैनात है बीएलओ, उनका नाम है 47 साल के हमीमुल इस्लाम। उनकी पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई है। वो बोल रहे हैं कि बहुत दबाव में था। क्यों? बुलेट खान नाम का एक शख्स उसको डराता था, धमकाता था। अब बुलेट खान कौन? 20 लाख रुपए उधार लिए, मांगने लगे ये हमीमुल खान साहब कि हमको पैसा वापस कीजिए।
तो उसको मानसिक प्रताड़ना करने लगे, पैसा नहीं दिया, सुसाइड कर लिया। तो गिरफ्तारी हुई है दोस्तों बुलेट खान की। अब आप क्या कहेंगे, इसको जोड़ दीजिए सर से, कैसे मामला कमजोर पड़ता ना, उसकी कहानी दिखा रहा हूं कि अगर कोई सुसाइड भी कर रहा है, अभी चुनाव आयोग ने कहा कि जो ये आरोप लगाते हैं वो सब गलत है, मामला कुछ कहीं से कहीं का जोड़ दिया। और इस मामले में तो चुनाव आयोग पर भी इन लोगों ने दोस्तों केस ठोक दिया था। बताइए, चुनाव आयोग पे डरा रहे चुनाव आयोग को कि मेरे ऐसा करो नहीं तो हम केस ठोक देंगे। यह पहला झटका है, टीएमसी का कार्यकर्ता ही गिरफ्तार हुआ है। दूसरा झटका ये देखिए, पश्चिम बंगाल में एसआईआर सत्यापन के लिए चाय और सिंकोना बागान रिकॉर्ड को मंजूरी। आप जानते हैं दोस्तों, बंगाल में जो चाय बागान और सिंकोना बागान में जो लोग काम करते हैं ना, उनके साथ दिक्कत है, अभी कागजात को लेकर के दिक्कत है। अब ये लोग तो वैसे भी हवाबाजी कर रहे हैं कि सबका छीन लिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि जो ये वहां रोजगार करते हैं ना, उसी को वैध प्रमाण पत्र के तौर पर मान लिया जाए, उसके रोजगार के रिकॉर्ड को उन्हीं को पहचान मान लिया जाए, वैध प्रमाण पत्र मान लिया जाए। ये एक तरीके से सलाह भी दी और मांग भी की, क्योंकि उनके साथ दिक्कत है। चुनाव आयोग ने मान लिया है दोस्तों, विशेष छूट दी है, सिर्फ नौकरी के दस्तावेज को दिखा करके ही मतदान का मौका मिलने जा रहा है। बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों। और आप जानते हैं, ये जो विशेष छूट है, 7 जिलों में हजारों श्रमिक काम करते हैं, उनके पास वैध पहचान दस्तावेज नहीं है। बहुत बड़ी खबर है। और इसकी सिफारिश किसने की थी, मैं दिखा देता हूं, शुभेंदु अधिकारी ने। उनका ट्वीट पढ़ लीजिए। मुझे यह साझा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए चाय बागानों और सिंकोना बागानों के रोजगार रिकॉर्ड को पहचान और निवास के वैध प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार करने के हमारे अनुरोध को मंजूरी दे दी। मैं इन क्षेत्र के सभी योग्य मतदाताओं से अपील करता हूं कि वे आगे आएं। अच्छा, यहां जनजाति और वनवासी समाज के लोग रहते हैं, यह बात समझ लीजिए। लंबे समय से अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित रहे, क्योंकि राज्य सरकार की लापरवाही इसके लिए जिम्मेदार है। भैया सर में उनको नागरिकता मिल ही नहीं रहा, अब वो रोजगार रिकॉर्ड दिखा करके वोट देंगे। ममता जानती है, टीएमसी जानती है, वोट हमको नहीं देते। दूसरा झटका है दोस्तों। अब आइए मैं तीसरा झटका आपको दिखाता हूं, ये पढ़िए। ममता के खिलाफ 17 अपराधों में सीबीआई जांच की मांग। अब तक तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में क्या हुआ आपको पता है, कैसे वहां पर हाईजैक करने की कोशिश की गई ये आपको पता है। सुप्रीम कोर्ट गए, आप जानते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में क्या ईडी ने रखा है, 17 अपराधों में। ईडी साफ साफ बता रही है कि ममता बनर्जी ने उस समय जो किया उसमें 17 कानून को तोड़ा है और यह संज्ञेय अपराध है। उसमें सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। और इसमें क्या क्या है मैं बताता हूं। ये जो 17 अपराध हैं, इनमें डकैती, लूट, चोरी, सरकारी काम में लगे अधिकारियों को रोकने, सबूत छिपाने, नष्ट करने, धमकी देने, इन सब का मामला है। और कितनी धाराएं हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। अभी एक एक करके सारी धाराओं के बारे में बताता हूं दोस्तों, आपको खुद समझ में आ जाएगा कितना गंभीर मामला है। ये धाराएं हैं दोस्तों, आपको मैं दिखाता हूं। बीएनएस की धारा 132, 221, 238, 303, 305, 307, 309, 310, 331, 332, इतनी सारी धाराएं लगाई गई हैं। अब मैं आपको दोस्तों एक एक करके कुछ धाराओं के बारे में बताता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आते रहे, और कितनी सजा ये भी बताता हूं। जैसे बीएनएस की धारा 132, असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स टू डेटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम ड्यूटी। हिंदी में बताता हूं, लोक सेवक को ड्यूटी से रोकने के लिए बल, हाथापाई, मतलब रिकवरी मत दिखाओ वरना जैसी धमकी। अब इस मामले में क्या उल्लंघन हुआ है मैं बताता हूं।
ईडी अधिकारी की ड्यूटी रोकने और डेटर करने हेतु असॉल्ट या आपराधिक बल का इस्तेमाल। सजा कितनी होगी अगर ये सिद्ध होता है जो दिख रहा है? इसमें सजा होगी 2 साल तक या जुर्माना या दोनों, यानी 2 साल तक जेल की सजा है इसमें। दूसरा आगे बढ़िए, बीएनएस की धारा 221 ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शंस। क्या उल्लंघन किया मैं बताता हूं। तलाशी जब्ती जैसी वैधानिक कार्यवाही में स्वेच्छा से बाधा डालने का मामला है, इसमें भी जेल की सजा है दोस्तों। इस मामले में 3 महीने तक जेल की सजा या 2,500 रुपए जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। अब देखते जाइए कितने कितने समय की सजा है। तीसरा कानून, इसमें सबूत और जांच सामग्री को गायब करना, छुपाना या हटाना, यानी एविडेंस टैंपरिंग का एंगल है। इसमें 2 धाराएं लगने वाली हैं। पहला सबूत गायब करना, दूसरा दस्तावेज या ई रिकॉर्ड पेश ना हो इसलिए छुपाना या नष्ट करना। पहला मामला है दोस्तों बीएनएस की धारा 238। इसमें सजा क्या है आप समझिए। यह मूल अपराध की सजा पर डिपेंड करता है, मतलब जो अपराधी है जिसके यहां जांच हो रही उसको कितनी सजा मिलेगी, उससे सबूतों को छेड़छाड़ करने वाले की सजा डिपेंड करती है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं। पहला है बीएनएस की धारा 238, यानी जो आरोपी है, मतलब जो ओरिजिनल आरोपी है, अगर उसको दंडनीय अपराध मौत की सजा है तो जिसने सबूत छेड़छाड़ किए उसको 7 साल तक की सजा, यानी मूल आरोपी को आजीवन या 10 साल तक की सजा, तो जो छेड़छाड़ कर रहा उसको 3 साल तक की सजा। यह मामला है दोस्तों। दूसरा बीएनएस की धारा 241, इसमें ई रिकॉर्ड वाला मामला है। इसमें भी ममता बनर्जी पर जो आरोप लगाया गया है उसमें 3 साल तक की सजा या 5,000 जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है। अब देखते जाइए। हमें भी लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई क्यों नहीं हो रही। भाई, एक चुनी हुई मुख्यमंत्री इस देश की केंद्रीय एजेंसी से छीन लेती है दस्तावेज। अगर इसमें तो सबसे बड़ा धर्म संकट क्या है कि आप छोड़ दीजिए, फिर तो इस देश में कोई जांच हो ही नहीं सकती। फिर तो मस्त होकर के भ्रष्टाचार कीजिए और छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना आपको। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, ये देखिए एक और धारा बीएनएस की धारा 303, ये चोरी का मामला है। फाइल डॉक्यूमेंट बिना अनुमति उठाकर ले जाना, इसमें कितनी सजा है? 3 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों। यहां भी मामला है, ये चोरी का मामला है। भाई, फाइल उठा करके ले गई, बता भी रही कि देखो यही फाइल है, पहले घर में फिर दफ्तर में। और एक देखिए, इसमें दोस्तों लूट और डकैती का भी आरोप है। मैं आपको कुछ और बीएनएस की धाराएं बताता हूं जिस पर आरोपित हैं। बीएनएस की धारा 305, यह धारा आवासीय घरों, परिवहन के साधनों या पूजा स्थलों में चोरी से संबंधित है। 7 साल तक की कैद का प्रावधान है। धारा 307 बीएनएस की, यह धारा मृत्यु, चोट या बाधा उत्पन्न करने की तैयारी के साथ की गई चोरी से संबंधित है और यह गैर जमानती संज्ञेय अपराध है दोस्तों। गैर जमानती है जिसकी बात मैं कह रहा हूं। अब आप सोचिए, 10 साल तक की सजा हो सकती है दोषी को। एक और धारा है धारा 309 बीएनएस की, इसमें भी कठोर दंड का प्रावधान है। इसके अलावा 310 बीएनएस की धारा, यह डकैती से संबंधित है, जहां 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर लूटपाट करने के अपराध को परिभाषित करती है। आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक की सजा। आप जानते हैं ना किन किन को आरोपी बनाया है? मुख्यमंत्री, डीजीपी, कमिश्नर और ढेर सारे पुलिसकर्मी। आप जानते हैं सीएमओ के कई अधिकारी भाग करके घुस रहे थे, सारे फाइल उठा उठा करके कार में डाल रहे थे, आपने भी देखा। और आगे बढ़िए दोस्तों, बीएनएस की धारा 331, कोर्ट रूम में जबरन घुसने और हंगामा करने का आरोप। हाईकोर्ट में क्या हुआ था? प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया कि कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीएम और उनके समर्थकों के रसूख का इस्तेमाल कर कोर्ट रूम में हंगामा किया, जिससे जज को सुनवाई
टालनी पड़ी। और याचिका में यह लिखा गया है दोस्तों कि मुख्यमंत्री के समर्थकों का हंगामा पार्टी सदस्यों के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे गए संदेश से भी साबित होता है, जिसमें बड़ी संख्या में उनको अदालत में इकट्ठा होने को कहा गया था। गुंडा राज चल रहा है दोस्तों। हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। क्यों? भारी भीड़ है। और उसके बाद कार्यवाहक चीफ जस्टिस की अदालत में गया मामला। उन्होंने 14 तारीख तक, यानी कल इसकी सुनवाई होगी। यह बात भी आप समझ लीजिए, यानी सुनवाई से पहले यह सारा मामला है। अब बताइए, 14 तो आ ही गया, क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? कोई सुनवाई भी नहीं हुई। फिर कल कैसे होगी, यह भी बड़ा मामला है दोस्तों। आगे बढ़िए। बीएनएस की धारा 332 कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमले का आरोप। यह लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला करने से संबंधित है। इसमें भी 7 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। अब एक ही सवाल है दोस्तों, क्या ममता बनर्जी की गिरफ्तारी होगी? इनमें से कई अपराध गैर जमानती हैं, यानी जमानत आसानी से नहीं मिलती। और जो कॉग्निजेबल है, संज्ञेय जिसकी बात कह रहा हूं, पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। यानी जरा सा भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से मौका मिला, तुरंत गिरफ्तारी होगी, करनी पड़ेगी। यह है पश्चिम बंगाल की असलियत दोस्तों। और यह ममता बनर्जी डरी हुई हैं, इस बात को समझिए। वो पीड़ित बनने की कोशिश कर रही हैं। भाई, आप कानून की संरक्षक हैं, आप मुख्यमंत्री, आपके मातहत सारे अधिकारी काम करते हैं। ईडी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ललित कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश के फैसले के मुताबिक ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना बेहद जरूरी है। और ईडी ने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में एक और बात कही है, आप समझिए। पश्चिम बंगाल का गृह विभाग किसके पास है? ममता बनर्जी के पास है। डीजीपी, पुलिस कमिश्नर, पुलिस आयुक्त, सारे अधिकारी पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी कानून को तोड़ा है। अब क्या उनसे हम ये अपेक्षा करें कि वही जांच करेंगे? बेकार है। वही सारे पुलिस अधिकारी। ये बहुत बड़ा संकट है दोस्तों, ये संवैधानिक संकट है। और अब तो ममता को अदालत में ये साबित करना होगा। वो बोल रही है ना, डर से बचने के लिए, कि नहीं नहीं जी, मैं तो मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं गई, मैं तो पार्टी के नाते गई, पार्टी चीफ के नाते गई है। अब एक बात तो पूछना पड़ेगा ना कि भाई, जब आप पार्टी चीफ के नाते गई तो कमिश्नर क्यों गया? क्यों डीजीपी गया? क्यों पुलिस वाले गए? वो जो फाइल को ढो रहे थे, वो पुलिस के अधिकारी, सीएमओ के अधिकारी थे या पार्टी के कार्यकर्ता थे? फिर पार्टी के खिलाफ कार्रवाई होगी। और दोस्तों, यह मामला इतना गंभीर है कि इस मामले में सीधे तृणमूल कांग्रेस को बैन कर देना चाहिए। यह इतना गंभीर मामला है। अगर तृणमूल कांग्रेस ने भारत के संविधान के खिलाफ भारत की केंद्रीय एजेंसियों का काम रोकने की कोशिश की तो टीएमसी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो उम्मीद कर रहा था दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा। यह कौन सा धर्म संकट है जहां चीजें आगे बढ़ ही नहीं रही हैं। यह ज्युडिशरी के लिए भी इम्तिहान का समय है। अब तो सुप्रीम कोर्ट कब सुनवाई करेगा पता नहीं, लेकिन उससे पहले हाई कोर्ट में ही मामला आ गया है। कल सुनवाई होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि कल हंगामा ना हो या फिर हाई कोर्ट एकदम से सख्त कदम उठाए, वरना ये सारी एजेंसियां बेकार है। और फिर दोस्तों, कल ये बनाऊंगा कि क्या अब अदालतों ने ईडी सीबीआई को तोता बना के छोड़ दिया है, या वास्तव में ये कंपनियां, ये एजेंसियां भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपना पाएंगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर कमेंट कीजिएगा। मेरा निवेदन है कि अपनी राय रखने के साथ साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। पहला कमेंट दोस्तों जय सिया राम यही लिखिएगा। बाकी जो नया गीत है हमारा वो हमने कमेंट में पिंड कर दिया है। यूट्यूब एक और ऑप्शन देता है दोस्तों, आप सब्सक्राइब जब करते हैं तो मेंबरशिप भी लेते हैं। मेंबरशिप लीजिए,
हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।